पहला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके अलावा जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। अदर ऑप्शंस की अगर बात करें तो महात्मा गांधी, इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने नारा दिया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम पाकर रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था। इसके अलावा आराम हराम है, यह नारा भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर। बात की जाए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है। एट प्रेजेंट 193 कंट्री संयुक्त राष्ट्र संगठन का हिस्सा है और महासचिव है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के पहले परमवीर चक्र विजेता, द फर्स्ट परमवीर चक्र विनर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोमनाथ शर्मा। ये कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे और कांगड़ा जिले से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के साथ साथ भारत पाक युद्ध 1947 में भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत के डैश राज्य के रूप में उभरा। हिमाचल प्रदेश एमर्ज्ड एज डैश स्टेट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 25, 1971। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18वां स्टेट हिमाचल प्रदेश बना 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंद्रेटा प्रसिद्ध है, अंद्रेटा इज फेमस फॉर। तो यहाँ पर शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। अंद्रेटा कहाँ है? यह है कांगड़ा के पालमपुर के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल इज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोविंद सागर झील। यह झील बिलासपुर और ऊना जिले में स्थित है। यह झील सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील किन्नौर जिले में है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड एट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाको झील। नाको झील किन्नौर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिला। इसकी ऊंचाई है 7026 मीटर। ठीक है, और यह किन्नौर जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है, आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने शिमला प्रवास कब किया था? व्हेन डिड गांधी जी विजिट शिमला। गांधी जी मई 1921 को शिमला में पहली बार आए थे। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सेवानिवृत्त आयु क्या है? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 62 ईयर्स। हाई कोर्ट के अगर जज हैं तो उनकी रिटायरमेंट की एज है 62 ईयर्स। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अध्याय से कब निष्कासित किया गया? When the deletion of right of property from the chapter of fundamental rights done। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से डिलीट कर दिया गया 44 अमेंडमेंट में 1978 में ये पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। इस क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा से किसका संबंध है? मैकमोहन रेखा से संबंध है इंडिया और चाइना का। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था, राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई 750 मेगावाट की लुहरी विद्युत परियोजना शिमला में किस नदी पर बनाई गई है? तो शिमला में सतलुज नदी पर बनाई गई है लुहरी हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज। एरिया वाइज हमीरपुर सबसे छोटा जिला है। हमीरपुर का एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। तो यह आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। वहीं लोकसभा का अगर मेंबर बनना है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? रिवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन जोगिंदर नगर, मंडी। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? हु वाज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र? तो यह लिखा था विष्णुगुप्त ने, जिन्हें आप चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। भाषा जो इसमें थी वो थी संस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 में दास डायनेस्टी की स्थापना की थी और यह डायनेस्टी चली थी 1290 तक। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसने गुलाम वंश की या दास वंश की स्थापना की, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया लाहौर को, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री या जीके से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं लूसेंट की जनरल नॉलेज बुक से, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राशन कार्ड प्रणाली किस सुल्तान ने चलाई थी? विच सुल्तान स्टार्टेड राशन कार्ड सिस्टम? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अकबर सुल्तान नहीं था, बाबर भी सुल्तान नहीं था, शेरशाह सूरी भी सुल्तान नहीं था, तो अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना था। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन वाज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? नेपोलियन भाई फ्रेंच मिलिट्री लीडर था, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि की रचना किसने की? हु रोट गीतांजलि? नन अदर देन रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। और ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको कि लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया था। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल के बुर्दवान शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई? इन विच ईयर स्वेज कैनाल वाज ओपन्ड फॉर ट्रेड? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1869। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वेज नहर जिसका निर्माण होना शुरू हुआ था 1859 में, और कब तक हो गया था इसका निर्माण? 69 तक। फिर इसको खोल दिया गया व्यापार के लिए। यह मिस्र देश में है, इजिप्ट में है, ठीक है। स्वेज नहर यह कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ। स्वेज नहर की कुल लंबाई की अगर बात करें तो कुल लंबाई है 193 किलोमीटर। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग डैश है। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। देखिए अगर दो एंगल है ए और एक एंगल है बी, अगर वो सप्लीमेंट्री है तो उनका जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। अगर ये कह देता कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम होता है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि इसने कहा सप्लीमेंट्री है तो आंसर इज 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज हाउ मच? देखिए ये होता है स्क्वायर जिसकी चारों साइड बराबर हों, ठीक है। तो परिमाप अगर मैं एक साइड को ए लेता हूं तो इसका जो पेरीमीटर मेरे पास बनेगा वो होगा a प्लस ए यानी कि 4a, और इसकी वैल्यू उसने दी है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? 16/4 दैट इज 4 सेंटीमीटर ए हमारे पास हो गया। अब आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सांख्यिकीय आंकड़ों के बीच सर्वाधिक मान को कहा जाता है। द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा हैव वैल्यू इज कॉल्ड। देखिए, जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारे पास डेटा है, उनको अगर हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो उसमें जो मिडल मोस्ट जो वैल्यू होगी, मिडल मोस्ट जो आंकड़ा होगा, तो उसको हम कहेंगे मीडियन। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ रैंडम डेटा ले लेता हूँ। 6, 4, 8, 9, 7, 3, 2, राइट। अब हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटी वैल्यू क्या रहेगी? 2, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 4, फिर उससे बड़ी 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो बीच में जो वैल्यू आई है 6, ये क्या है? मीडियन। क्या है ये? मीडियन। ठीक है, तो मिडल मोस्ट जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? मीडियन। ओके, एग्जाम्पल के साथ हमने इसको समझ भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1/x इक्वल्स टू 6 देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू व्हाट? देखिए, काफ़ी इजी है। इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? x है, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1/x है। ठीक है, इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू a माइनस बी, यानी कि x माइनस 1/x। ठीक है, ये क्या चीज़ है? इसकी वैल्यू उसने खुद दी है, 6 वैल्यू है। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है? 6 है। तो 6 क्या क्यूब हो गया यहाँ पर? ये तो हमें निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस ये हो गया 3, x से x कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या है? 6 गिवन है, तो 3 इंटू 6। ठीक है, ये 6 क्यूब कितना हो जाएगा? 216, और ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा इधर आके, और 6 गुना में 3, ये हो गया 18, और ये बच गया आपके पास कितना? 216 प्लस 18 234। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। सिंपल इसमें एक फॉर्मूला यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो संभव 6 परिणाम क्या होंगे? वेरी इजी क्वेश्चन। अगर कोई डाइस को थ्रो किया जाता है तो 6 आउटकम होती है। 1 आ सकता है, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, 4 आएगा, या फिर 5, या फिर 6। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 188.09 में जीरो का स्थानीय मान क्या है? द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन 188.09। देखिए, ये है 188। ठीक है, 0.09। पहले मैं इसकी बात करता हूँ 188 की। ये कैसे बना है? ये बना है 100 प्लस 80 प्लस 8। ठीक है, फिर प्लस, फिर ये आया यहाँ पर 0, तो इसको हम लिखेंगे 0 गुना में 10 की पावर माइनस 1 प्लस 9 गुना 10 की पावर माइनस 2। समझ नहीं आ रहा है? देखो, यहाँ पर क्या है? 8, 8 गुना में 10 की पावर 0, यहाँ पर 8 गुना 10 की पावर 1, यहाँ पर 1 गुना 10 की पावर 2। ठीक है, तो इस 0 का जो मान है वो होगा 10th प्लेस। ठीक है, क्या है इसका स्थान? 10वां स्थान है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से अगर समझें, 188.09, देखिए ये जो 8 इसको मैं लिखूंगा 8 गुना 10 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये हो गया 8, अभी 8 हुआ। फिर ये जो नेक्स्ट 8 है इसको हम लिखेंगे 8 गुना 10 की पावर 1, तो ये हो गया 8 गुना 10 80। ठीक है, फिर ये 1 हुआ, तो इसको हम लिखेंगे 1 गुना में 100, यानी 100। अब आप जब इनको जोड़ोगे तो 188 बन जाएगा। सिमिलरली आप देख क्या रहे हैं यहाँ पर 10 की पावर 0 है, यहाँ पर 10 की पावर 1 है, यहाँ पर 10 की पावर 2 है, तो डेसिमल के बाद 10 की पावर माइनस 1 होगा, उसके बाद 10 की पावर माइनस 2 होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है। इन सब को ऐड करोगे तो ये नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला जो अंक है डेसिमल से पहले, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़े का अंक होता है। ठीक है, और इस तरफ अगर जाएंगे तो ये 10वां पार्ट होता है, फिर ये 100वां पार्ट होता है, फिर 1000वां पार्ट होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 रेज टू पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 240 प्लस 9 रेज टू पावर x हो तो इसकी वैल्यू बतानी है हमको। ठीक है, देखिए हमें अगर x की वैल्यू पता लग जाए तो हम इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है 9 रेज टू पावर x प्लस 2
और ये इक्वल्स टू 240 प्लस 9 रेज टू पावर x। पावर यहाँ पर ऐड हो रखी है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर x इंटू 9 रेज टू पावर 2। गुना में शक्तियाँ जुड़ जाती हैं, यहाँ देखो पावर जुड़ गई, गुना हो रखी थी, और ये है 240 प्लस 9 रेज टू पावर x। ठीक है, ये कितना हो गया, 9 की पावर 2 81 हो गया। ठीक है, 81 इंटू 9 रेज टू पावर x, और यहाँ पर भी 9 रेज टू पावर x है, हम इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा इधर ले जाके, इधर जाके इधर बचा सिर्फ 240। ठीक है, 81 9 रेज टू पावर x माइनस 9 रेज टू पावर x, तो यहाँ बचेगा कितना 80 9 रेज टू पावर x, या फिर 9 रेज टू पावर x को कॉमन ले लो, 81 माइनस 1 बचेगा कितना 80, ये बराबर हो गया 240 के। अब 80 को इधर ले जाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाके कट जाएगा 3 पे। ठीक है, तो 9 की पावर x बराबर 3। अब 9 की पावर x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और उसकी पावर फिर x, तो 2x हो गया बराबर 3, यानी कि 3 की पावर 1, यानी कि हम कह सकते हैं 2x बराबर 1, 2x बराबर 1। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, x बराबर 1/2 है, तो आप इजीली ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। 8x की पावर x, तो देखिए 8 गुना में x की वैल्यू 1/2 है और इसकी पावर 1/2 है। 8 गुना 1/2 4, 4 की पावर 1/2 मतलब √4, क्या आएगा 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2। ए आंसर करेक्ट है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल अलजेब्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था, एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स अ ट्रायंगल हैव। देखिए ये अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें कितने विकर्ण हैं, कोई भी विकर्ण नहीं है। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, जो अंदर से वर्टिसेस को कनेक्ट करे, एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करे इंटरनली। ठीक है, किसी भी फिगर में इंटरनली वर्टेक्स को जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं डायगोनल। जैसे रेक्टेंगल, ठीक है, इंटरनली इसके जो दो वर्टेक्स है, एक ये हुआ वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स हुआ, इसको कनेक्ट किया इंटरनली, तो ये एक हमारे पास बन गया डायगोनल या विकर्ण। ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, तो इसने इसको कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये बन गया एक डायगोनल। इंटरनली कनेक्ट करना चाहिए वर्टेक्स के साथ, तो अगर मैं इसको देखूं इंटरनली कनेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0। ट्रायंगल में कितने विकर्ण होते हैं, 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, 2520 की पावर 0, तो इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, किसी की भी पावर 0 हो, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने एक इनइक्वालिटी दी है, क्या स्टेटमेंट दी है, 2x माइनस 5 देन 5x प्लस 7। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी फाइंड आउट करनी है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 5 ऐड कर देंगे। ये 5 ऐड करने का फ़ायदा क्या होगा, ये 5 इधर से ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2x लेस देन 5x प्लस 12। ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर आप क्या करोगे, अब इस 2x को हम इधर ले जाएंगे और इस 12 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 12 इस तरफ आएगा तो 12 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 12 यहाँ पर प्लस का है, इस तरफ आके क्या हो गया -12, और लेस देन इधर 2x चला गया तो 5x माइनस 2x हो गया, तो -12 लेस देन 3x, और 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, -4 लेस देन x। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी आ गई, यानी कि x इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन -4, बी आंसर करेक्ट है। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि L बराबर है, सेट दिया है उसने 1 2 3 4 5 और M दिया है 2 5 7 9, तो L इंटरसेक्शन M, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन देखना है हमको। क्या देखना है, कॉमन। L और N में क्या कॉमन है, देखिए 2 है, दोनों में है 2, 5 है, 5 भी दोनों में है, और कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। तो L इंटरसेक्शन M की वैल्यू क्या होगी, 2 और 5 का सेट, तो ये बन गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंपल अलजेब्रा है, 9 रेज टू पावर 3x प्लस 2, तो 9 रेज टू पावर 3x प्लस इक्वल्स टू है 27 रेज टू पावर 5x प्लस 1। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है। देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 3 प्लस 2। ठीक है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3, और इसकी कितनी पावर उसने दी है 5
प्लस 1। क्यों हमने ऐसा किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम नीचे जो बेस है वो सेम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो 3 की पावर यहाँ पर कितनी बन गई? ये गुना हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको। 3 इंटू 2 6x प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर कितना है? 15x प्लस 3। ठीक है, अब बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी सेम है। ठीक है, तभी तो दो वैल्यू इक्वल हुई भाई। a की पावर x है और ये इक्वल टू है a की पावर z के। इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल्स टू z हुआ। समझ रहे हो ना? तो 6x प्लस 15x प्लस 3 ये इक्वल होगा। थ्योरम है कि अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर भी सेम होती है। तो अब क्या करोगे? अब तो आसान हो गया ये। 6x को इधर ले जाओ, 6x इधर जाके माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। 6x को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, 3 इधर होके क्या हो जाएगा? 4 में से 3 गया 1, 6x को उधर ले गए, ये हो गया 9x। ठीक है, 15 में से 6 गया 9। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/9। वही पूछा था, x की वैल्यू क्या है? 1/9। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इक्वल्स टू 16, अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट क्यू इक्वल्स टू 8। तो पी बाई क्यू का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू, क्या वैल्यू है इसकी? 16। अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट क्यू, ये कितना दिया है? 8 दिया है। क्या करोगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करोगे ये अंडर रूट पी हो गया 2 अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू माइनस अंडर रूट क्यू, दोनों ऐड होके कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। इधर ऐड करोगे 16 और 8 24 हो गया। ठीक है, यहाँ से अंडर रूट पी की वैल्यू क्या आएगी? 12। ठीक है, तो ये जो 12 वैल्यू है ये किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो। चलिए हम इसको इक्वेशन 1 में रखते हैं। अंडर रूट पी की वैल्यू क्या है? 12। तो 12 प्लस अंडर रूट क्यू इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से अंडर रूट क्यू की वैल्यू क्या आएगी? 16 में से 12 घटाओ 4, अंडर रूट क्यू आ गया। पी बाई क्यू पूछा है उसने, तो देखो हमने निकाल लिया अंडर रूट पी बाई अंडर रूट क्यू। कितना हो गया ये? 12/4 यानी कि 3। ठीक है, स्क्वायर कर दो इसका। स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा पी बाई क्यू। स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की वैल्यू 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। तो इस क्वेश्चन का आएगा बी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी गोले का आयतन और क्षेत्रफल बराबर है तो इसकी त्रिज्या है। इफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज सेम देन इट्स रेडियस इज। इसने कहा कि भाई किसी स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल टू है उसके सरफेस एरिया के। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का। सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और इस 3 को इधर ले जाते हैं तो आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो यू आर लेफ्ट विद ओनली आर इक्वल्स टू 3 इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू 3। तो आर इक्वल्स टू 3, 3 यूनिट इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स, देन गेन और लॉस परसेंटेज इज। उसने कहा भाई 16 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने पैसे में 16 पेन खरीदे जाते हैं उतने पैसे में वो 12 पेन बेचता है, यानी कि हर 12 पेन के बेचने पर उसे 4 पेन का प्रॉफिट होता है। तो हानि तो उसमें नहीं होगी, होगा तो केवल लाभ। ठीक है, 4 पेन का लाभ उसको हो रहा है हर 12 पेन के बेचने पर। ठीक है, और इसको हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कट जाएगा 3 पे, 100/3, सो 33 एंड 1/3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 आदमी किसी काम को 56 दिनों में कर सकते हैं तो 32 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? इफ 12 men complete a work in 56 days, then in how many days can 32 men complete the same work? बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम करेंगे मैन इंटू डेज के हिसाब से।
मैन इंटू डेज इक्वल्स टू M2 इंटू डी। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, 12 आदमी है, कितने दिन में करते हैं, 56 दिन में करते हैं। फिर क्या कहता है, 32 आदमी है, कितने दिनों में करेंगे, D2 हमें निकालना है। देखो यहाँ पर 32 एक्स्ट्रा है, 32 को आप इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। 32 यहाँ से जा करके इधर जाके डिवाइड में चला गया, D2 निकल जाएगा। ठीक है, 8 पे कट जाता है और ये 3 पे, तो 7 इंटू 3 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, समझ आया, सिंपल। M1 D1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिए गए चित्र में कोण x का मान बताइए। ये जो x है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये एक ट्रायंगल उसने दिया है और बाहर का कोण दिया है 110 डिग्री। ठीक है, तो एक थ्योरम है कि जो बाहरी कोण होता है वो इक्वल टू होता है ट्रायंगल के इंटरनल टू एंगल्स के, अपोजिट इंटरनल टू एंगल्स के। तो ये हो गया 50 प्लस एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका भी है। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल हो गया y। ठीक है, तो हमें पता है ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये एक लाइन बन गई आपके पास यहाँ पर। ठीक है, इस लाइन पर एक एंगल इधर है y और एक एंगल इधर है 110। ठीक है, टोटल एंगल एक लाइन का होता है 180 डिग्री। 110 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से आई 70 डिग्री। y की वैल्यू 70 यहाँ पुट कर दो, x बराबर क्या आ जाएगा, 130 माइनस वाई, 130 माइनस 70 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल थ्योरम यूज करिए कि जो बाहरी कोण होता है वो अंदर के दो कोणों का सम होता है। नेक्स्ट है, एक मीनार के वाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, वहां से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। देखिए ये अगर एक आपके पास टावर है, ठीक है, ये इस टावर का बेस हुआ, यहाँ से 20 मीटर अवे एक कोई पॉइंट है, ये 20 मीटर की दूरी पर एक कोई पॉइंट है, वहाँ से मीनार के जो टॉप है उसका जो एंगल है, एलिवेशन एंगल, वो कितना है, 45 डिग्री। तो हमें बताना है मीनार की जो हाइट है वो कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो हम मान लेते हैं h ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए। टेन थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है साइड अपोजिट टू द एंगल डिवाइड बाई बेस। बेस कितना दिया है, 20 मीटर। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री और ये है h बाई 20। ठीक है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 20 इंटू टेंजेंट 45 1 होता है और इक्वल्स टू h। क्या किया हमने, 20 को इधर ले गए, टेंजेंट 45 1 होता है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 मीटर। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वर्षों के लिए 4500 रुपए पर साधारण ब्याज 750 है तो ब्याज की दर क्या है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 4500 फॉर 2 years इज 750 रुपीज, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इन टाइम बाई 100। तो उसने सारी चीज दी है हमको, प्रिंसिपल भी दिया है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, टाइम भी दिया है, रेट उसने पूछा है। तो बड़ी आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 750। ठीक है, 750 बराबर है, प्रिंसिपल कितना है 4500 इंटू आर। आर तो हमें निकालना है, टाइम हमने 2 वर्ष दिया है और बटे में क्या है 100 है। तो 100 को जो बटे में है, जो डिवाइड में है, उसको मैं इधर ले जाके क्या कर देता हूँ, गुना कर देता हूँ। कर सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इस 45 को भी ले जाते हैं इधर, 45 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये 45 ये ले गए हम इसके डिवाइड में। ठीक है, 4500, ये 2 भी ले जाओ, 2 भी डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब जो कटता है उसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई और 15 पे काट दो। ठीक है, फिर 2 पे गड़ गया 25, 25 बटे 3। तो आर की वैल्यू हमारे पास आई 25 बटे 3%, यानी कि ये हो गया 8 से 1 बटा 3%। ठीक है, 8 थी 24 और 1 25,
तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ आया सबको? इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की गति क्या है? गाड़ी की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ ट्रेन, हम ऐसे लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? 50 मीटर है। ठीक है। फिर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 100 मीटर। ठीक है। और कितने सेकंड में उसने पार किया? पार किया उसने 10 सेकंड में। तो हमें बतानी है स्पीड ऑफ रेलगाड़ी, स्पीड ऑफ ट्रेन हमें बताना है। तो ये होता है लेंथ बटे में टाइम। ठीक है। तो टोटल लेंथ जो रेलगाड़ी तय करेगी वो हो जाएगी 50 मीटर, तो रेलगाड़ी की खुद की लेंथ है, प्लस 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो ये है 150 मीटर। ठीक है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 150 डिवाइड बाई टाइम कितना दिया है उसने? 10 सेकंड। ठीक है। तो कितना आएगा आंसर यहाँ पर? 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है। क्यों हम लेंथ को ऐड करते हैं? देखिए, सुबह जी आपके पास ट्रेन है और ये आपके पास प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो जब इस ट्रेन का जो आखिरी एंड है ये इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पास नहीं कर लेता है, ठीक है, तब तक हम नहीं मानेंगे कि इसने प्लेटफॉर्म को पास किया है। ठीक है। तो इसलिए हम ऐड करते हैं ट्रेन की लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ में। ठीक है। ट्रेन पूरी तरह से पास होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब इसका आखिरी एंड यहाँ पर पहुंचेगा तो ट्रेन प्लेटफॉर्म की लेंथ भी पार कर चुकी होगी, प्लस अपनी लेंथ भी पार कर चुकी होगी। समझ रहे हो? यहाँ पर पहुंच चुकी है ट्रेन। ठीक है। इसलिए हम इसको ऐड करते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया यहां से लेकर के यहां तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास बिफोर ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट तो यहाँ पर ये माइनस और गुना है, इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का साइन है और एक गुना का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ऑफ इसमें है ही नहीं, और डिवीजन हम फर्स्ट करते हैं, डिवीजन भी इसमें नहीं है, तो बचा हमारे पास क्या? मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वही करेंगे हम। ठीक है। चलिए पहले इनकी मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 2 ये हो गया 6, डिवाइड बाई 5 इंटू 7 35। ठीक है। और यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा साइन माइनस का। ठीक है। इधर देखो ये मल्टीप्लाई हमें करना है तो ये कट जाएगा, कट गया। 3 2 जा 6, तो ये बच गया आपके पास 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, और ये इधर माइनस का है इधर प्लस का है, तो बीच में साइन क्या आएगा? माइनस। माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस साइन आएगा, और ये इस पे कट गया 7। 7 इंटू 5 कितना हो गया? 35। 7 इंटू 5 इज 35। आसान हो गया। अब देखो यहाँ पर ये -6/35 है, ये +1/35 है, तो ये आप ऐड करोगे ये बन जाएगा -5/35। इधर बच गया -1/4, ये भी कट गया। देखो 5 7 जा 35, तो यहाँ पर आपके पास 7 और 4, तो ये हो गया 28 एलसीएम। इधर बचा -4, इधर बचेगा -7, -11/28। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x का 20% बराबर है y का 35%, तो x इज टू y क्या है? 20% ऑफ x, देखिए 20% का क्या मतलब है? यानी कि 1/5, तो 1/5 ऑफ x, 1/5 ऑफ x बराबर है 35%। 35% का मतलब क्या है? 35/100। ठीक है। यानी कि 7/20, तो 7/20 ऑफ y। हमें निकालना क्या है? x इज टू y, यानी कि x बटे y हमें निकालना है। इस y को इधर ले जाओ तो बटे में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना में है, तो यहाँ पर क्या है? ये 7/20, और ये जो 1/5 है इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये 7/20 इधर ये गुना में है, इधर जाके भाग में चला जाएगा 1/5। तो ये हो गया आपके पास 7/20 गुना में फिर 5/1। ठीक है। ये 5 है। ओके, काट दो इसको। क्या आया? x/y 7/4। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विक्रय मूल्य बराबर 84, लाभ परसेंट है 20%, तो क्रय मूल्य बताओ। देखो एसपी उसने दिया 84, गेन परसेंट, प्रॉफिट भी दे दिया उसने, परसेंटेज प्रॉफिट, तो सीपी बताना है। देखो सीपी होता है 100%। ठीक है। तो एस
होता है हमारे पास, प्रॉफिट हुआ है तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितने परसेंट हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी हो जाएगा हमारे पास 120%। ठीक है, और ये उसने कितना दिया है, 84 रुपये। परसेंटेज पी कितना है, 20 है, तो 100 जमा में 20%, 100% जमा 20% कितना होगा, 120%। ठीक है, तो 84 रुपये इसकी वैल्यू है। हमें निकालना है सीपी, सीपी मतलब 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 120% की वैल्यू है 84 रुपये, 100% की वैल्यू क्या होगी, 84 + 120 में 100। ठीक है, तो 70 आ गया, तो ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19.683 की पावर 1/3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तभी पूछेगा जब ये किसी का क्यूब होगा, यानी कि ये ऐसे होगा एक्स क्यूब। ठीक है, और ये फिर जब आप इसको ओपन करोगे तो एक्स बचेगा, 3 गुना में 1/3 1 बन जाएगा, और आपके पास एक्स बच जाएगा। तो हमें ये मालूम करना है कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, तो 8 और 27 के बीच में है ये वैल्यू, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में इसका आंसर आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। 2 और 3 के बीच में या तो आंसर इसका बी है या फिर डी है। ठीक है, फिर आप अगर चांस लेना चाहें, देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है 3, लास्ट डिजिट 3 है तो 2.7 है, 2.7 लास्ट डिजिट 7 है, क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 3 है, आखिरी डिजिट यहाँ पर भी 3 है, तो आप अगर ऑप्शन लेना चाहें तो ये हो जाएगा 2.7। ठीक है, अदरवाइज गुना करके देख लो, 2.7 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a जिसके कोऑर्डिनेट है x,4 और b है 3,1, इनके बीच की दूरी है 5, तो x की वैल्यू क्या होगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन a x4 एंड b 3,1 इज 5 देन x इज इक्वल्स टू। देखिए इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। एक ये पॉइंट उसने दिया है a पॉइंट है, दूसरा पॉइंट उसने दिया है b पॉइंट है, तो इनके बीच की दूरी है 5। a के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं x,4 और b के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं 3। सिंपल इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि a और b के बीच की दूरी होगी अंडर रूट x2 माइनस x1, ये हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये ए बी की वैल्यू उसने कितनी दी है, 5 दी है दूरी, और ये अंडर रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, ये बचेगा, इसको खोल दो, ओपन कर दो इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 2ab प्लस यहाँ 4 में से 1 घटाओ 3 बचा, 3 का स्क्वायर करो 9 बचा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये आपके पास क्या बन गया, 25 बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18। 25 को इधर ले जाओ, माइनस में चला जाएगा, 25 माइनस हो जाएगा, तो इधर आ जाइए अब आप, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 25, तो -7 बचेगा इक्वल टू 0। क्या किया हमने, इस 25 को हम इधर ले गए। ठीक है, माइनस हो गया 18 माइनस 25 क्या बचा, 7। 18 माइनस 25 क्या हो गया, -7। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। फैक्टर करो इसके, एक्स स्क्वायर 7 के टुकड़े करो, जिनकी गुना -7 आती हो और जिनका जोड़ -6 आता हो, -7 + 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे, और ये आपके पास हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x कॉमन ले लो, x -7 बचा यहाँ पर +1 ले लो, x -7 यहाँ पर बच गया, तो x + 1 और x -7 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 7। ठीक है, या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है। x -7 = 0 करोगे तो x बराबर 7 आएगा, क्योंकि ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x बराबर -1 आएगा, तो -1 7, तो a इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, समझ आया, सिंपल फॉर्मूला यूज करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट है हिंदी सेक्शन से क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की। पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत की रचना की थी अवधी भाषा में, यह रचना की गई थी पद्मावती। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास के सर्वश्रेष्ठ कवि जाते। सूरदास वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति में संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। विश्व के किसी भी भाषा के साहित्य में
सूरदास के बाल वर्णन सा चित्रण पाना असंभव है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि सूरदास वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी की भाषा कैसी थी? सदुकड़ी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग भी कबीरदास जी की जो भाषा है वो सदुकड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी का पूरा नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की विख्यात कहानी कौन सी थी? कहानी थी उसने कहा था। इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य क्या है? विराट कोहली गेंद से खेल रहा है। गेंद से खेल रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है करण कारक। ठीक है, करण कारक कहाँ होता है? जहां पर से आ जाए, के द्वारा आ जाए, के साथ आ जाए, के कारण आ जाए, तो से खेल रहा है तो करण कारक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? सूरदास बीजक? नहीं, बीजक के रचयिता तो कबीरदास हैं। तुलसीदास पद्मावत? नहीं, ये जायसी ने लिखी है। कबीरदास सूरसागर? सूरसागर के सूरदास हैं। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। कन्हावत की रचना की है मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, यह जोड़ा सही है। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य वही होता है जिसका एक अर्थ निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद हैं? उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के दो भेद हैं, स्वर, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, समय की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद हैं? समय की दृष्टि से स्वरों के 4 भेद हैं। ठीक है, तो ये 4 भेद हैं समय की दृष्टि से, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। 61, संधि के अंतर्गत पनघट शब्द का संधि विच्छेद। देखिए, पनघट बना है पानी प्लस घाट से, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। नेक्स्ट है, मेघ के लिए पर्यायवाची शब्द। मेघ, घन, जलधर। नो डाउट ए आंसर राइट। गोदान के रचयिता प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? उज्ज्वल। देखिए, दोनों जो हैं वो छोटे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होने का मतलब कि दिखने में भोला भाला हो लेकिन हो बहुत चालाक। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। छोटी आयु में ही बहुत चालाक। अपशकुन कैसा उपसर्ग है? अपशकुन तत्सम उपसर्ग है। संस्कृत के 22 मूल उपसर्गों में से एक उपसर्ग है अप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। कामकाज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। स्वागत का संधि विग्रह सु जमा आगत, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। अलंकार शब्द का कौन सा सही पर्यायवाची है? अलंकार होता है आभूषण। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? वह तो इस घर का विभीषण है। विभीषण यहाँ पर एक जाति को संबोधित किया जा रहा है जो कि धोखा देती है। इस क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट है, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सरावली किस काल की रचना है? सूर सरावली भक्ति काल की रचना है। सूरदास जी इसके रचयिता है, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। निम्न में से कौन सा अलंकार है? भाई खड़ 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 अनुप्रास अलंकार है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? इस साल कम उपज हुई। कम, कम मतलब परिमाण की बात कर रहा है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। इन्होंने ही अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ रखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीक शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रध्वज को झुका हुआ देखकर मेरे मन में डैश होता है, शंका होती है, क्योंकि राष्ट्रध्वज किसी के मृत्यु उपरांत राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही झुकाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है, शंका। नेक्स्ट, फिर इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अफर्मेटिव इनटू इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, इसको हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। क्या सेंटेंस है? दीज बॉयज आर सिंगिंग। आर दीज बॉयज सिंगिंग, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म उसने पूछी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। क्रूअल किलिंग ऑफ लार्ज डिफेंसलेस पीपल, उसको कहेगा मैसेकर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जो लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो, ऐसे लोगों की नृशंस हत्या, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैसेकर्ड। ठीक है, जैसे हिटलर ने किया था वो मैसेकर्ड था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज रिटन बाय फेमस राइटर खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह राइटर हैं पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटिंग कैपिटल। इंटरेस्टिंग ये एक वर्ड है, इसका अपोजिट मीनिंग हमें बताना है। तो देखिए इसके दो आंसर हैं, अनइंटरेस्टिंग एंड बोरिंग। ठीक है, अगर एक आंसर मार्क करने की बात की जाए तो मैं मार्क करूंगा बोरिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। दे विल नॉट हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड अस, तो हमें यहां पर वॉइस चेंज करना है। तो अस का हो जाएगा वी शैल नॉट हैव बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय देम। ठीक है, यहां पर हिम था तो हिम तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। ठीक है, तो बी साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट टू द सोल्जर सेड ओह द पेन इज अनबियरेबल। तो वो करा रहा है दर्द में, तो वो ग्रोनिंग कर रहा है। ठीक है, सोल्जर ग्रोन्ड दैट द पेन वाज अनबियरेबल। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस। आई हैव नॉट सीन इट, आई हैव नॉट हर्ड इट। ठीक है, दो सेंटेंस हमें दिए हैं इस क्वेश्चन में, इनको हमें जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो ये हो जाएगा नाइदर हैव आई सीन इट नॉर हैव आई हर्ड इट। नाइदर हैव आई सीन इट नॉर हैव आई हर्ड इट। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई ए सुटेबल मॉडल। आई डैश टू अर्न मनी बैक नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। और आई के साथ, आई क्या है, फर्स्ट केस लेटर है, तो फर्स्ट केस के साथ शेल का प्रयोग हम करते हैं। सेकंड केस होता, थर्ड केस होता तो हम विल यूज करते। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म बताइए। ए ब्रेव मैन डैश लूज हार्ट। तो लूज की कौन सी फॉर्म इसमें आएगी, ए ब्रेव मैन डजंट लूज हार्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस पेपर को हमने पूरा सोल्व कर लिया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।